Hello everyone, welcome to EduTap. So today we'll be discussing the recollected questions. They are the previous year questions for principles and practices of banking. So let's start with the first question. Under the Rule 3 of PMLR 2005, principal officers of banks are also required to report information on cash transactions where forged notes have been used as genuine notes to the Director FIU India. तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ बैंक है उसे मल्टीपल रिपोर्ट सबमिट करनी रहती हैं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया को। तो एक रिपोर्ट ये भी भेजनी होती है कि जहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन्स की गई हैं, जहां पे नकली नोट को असली नोट बता के ट्रांजैक्शन कर दी गई है। तो ये रिपोर्ट आपको कब भेजनी रहती है? तो ये रिपोर्ट जो है 15th डे ऑफ द सक्सीडिंग मंथ में भेजनी होती है। ठीक है, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स अमेंडमेंट रूल्स 2013। ठीक है, और ये सबमिट कैसे की जाती है रिपोर्ट? ये एफआईयू इंडिया का फिननेट पोर्टल है, उस पे इन रिपोर्ट्स को अपलोड कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्रॉस्ड चेक इज डिफाइंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जो क्रॉस्ड चेक है वो किस एक्ट के अंडर डिफाइन किया गया है? तो इट हैज बीन डिफाइंड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अगर ये ब्लू बॉक्स एक चेक है तो यहाँ पे अगर मैं ये दो ट्रांसफर्स लाइंस बना दूं तो ये क्रॉस चेक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो पेमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के अकाउंट में जाएगी, कैश में नहीं पेमेंट मिलेगी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है विच एंडोर्समेंट अलाउज ट्रांसफरिंग टू द एंडोर्सी ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल अगेंस्ट द इंस्ट्रूमेंट। तो ये कौन से टाइप की एंडोर्समेंट है जहां पे एंडोर्सी को अलाउज ट्रांसफरिंग टू द एंडोर्सी ओनली अ पार्ट ऑफ द अमाउंट पेबल, के अगर 10,000 है तो हम कितना एंडोर्स कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट का पार्ट कितना, 5,000। तो ये वाले टाइप की जो पेमेंट है ये पार्शियल एंडोर्समेंट बोली जाती है, क्योंकि पार्ट ऑफ द अमाउंट, पार्शियल अमाउंट ही जो है अलाउ किया जाता है ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ये एक नेगोशिएबल इन वैलिड नहीं माना जाता इसको, ये अवेलेबल नहीं होता है ये जो पार्शियल एंडोर्समेंट है। ठीक है, a settlement system in which the processing and final payment of funds transfer instructions takes place continuously is called। तो ये कौन सा सेटलमेंट सिस्टम है जहां पे जो पेमेंट्स हैं वो लगातार सेटल होती रहती हैं रियल टाइम बेसिस में, कंटिन्यूसली सेटल हो रही हैं? तो ये होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम। तो जो आपका आरटीजीएस है वो आपका ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन बेसिस पे सारी ट्रांजैक्शंस को सेटल करता है कि यहाँ से मैंने पैसे ट्रांसफर किए आरटीजीएस से और साथ के साथ रियल टाइम में फंड ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, नेफ्ट में क्या होता है, बैच में सेटलमेंट होती है कि हर आधे घंटे में एक बैच बनता है और उसे ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे रियल टाइम बेसिस में ट्रांसफर होता है। अगला क्वेश्चन है कि ए और बी ने एक लॉकर हायर किया, आइदर और सर्वाइवर मोड में किया, तो ए चलाएगा और ए की डेथ के बाद बी को उसे ऑपरेट करना अलाउड होगा। ए से चाबी गुम जाती है और वो बैंक को बता देता है, इस केस में बी आता है फिर ऑपरेट करने उस लॉकर को। तो फिर यहाँ पे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, क्या उसे ऑपरेट करने दिया जाएगा, या फिर ए के कंसेंट से ऑपरेट करने दिया जाएगा, या फिर कोर्ट ऑर्डर से ऑपरेट करने दिया जाएगा? तो देखो ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए कोर्ट को तो कोई परेशान नहीं करता है। तो यहाँ पे ए के कंसेंट के बाद बैंक इन ऑपरेशंस को अलाउ करेगा। नॉर्मली जब भी आपकी चाबी गुम जाती है और आप बैंक के पास जाते हो तो आपसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको नई की फिर इशू की जाएगी और जिससे चाबी गुमी है फिर वो इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करता है। लेकिन यहाँ पे इंडेमनिटी तो ए को साइन करनी है ना, बी से थोड़ी ना गुमी है चाबी। तो यहाँ पे ए का कंसेंट लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कमीशन शैल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पेड एज कंसिडरेशन आर एक्सीड्स 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पे आपको पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं, इनमें से क्वेश्चन आने के फिर से चांसेस हैं कि अगर 1 करोड़ तक का केस है तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, 1 से 10 का केस है तो फिर स्टेट कमीशन के पास, 10 करोड़ से ऊपर का अगर केस है तो फिर वहां पे नेशनल कमीशन के पास जाएगा, तो एक्सीड्स रुपीज 10 करोड़। अगला है द नंबर ऑफ मेंबर्स बिलोंगिंग टू बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज इन एन सेल्फ हेल्प ग्रुप अंडर द स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना में कंसिस्ट ऑफ डैश पर्सन इन नॉर्मल केसेस। तो हमारी जो SGSY स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना है, वहां पे अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप उसके अंडर बनता है तो कितने मेंबर्स अलाउ होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप में, अगर वो ग्रुप BPL फैमिलीज ने मिलकर बनाया है? तो यहाँ पे 10 to 20 मेंबर्स अलाउड होंगे, क्योंकि ये नॉर्मल केस है। यहीं पे अगर कोई डिसेबल्ड होता तो वहां पे 5 मिनिमम मेंबर्स भी अलाउ किए जाते।
ठीक है। लेकिन जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा उसमें एक फैमिली का एक ही मेंबर हो सकता है और एक पर्सन एक ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बन सकता है। ओके तो हो सकता है पेपर में आपको सीधा SGSY लिखा हो, आपको पता होना चाहिए कि स्वर्ण ग्राम जयंती स्वरोजगार योजना की बात की जा रही है। अगला है नेफ्ट ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन हाउ मेनी बैचेस एवरी डे एंड द सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ नेफ्ट ट्रांजैक्शन बिगिंस एट। तो नेफ्ट में ना हर आधे आधे घंटे में सेटलमेंट होती है, आधे घंटे में 24 घंटे हैं तो 48 बैचेस हो गए, तो ये दो ऑप्शन तो निकल गए। ठीक है तो 48 बैचेस होते हैं एवरीडे नेफ्ट ट्रांजैक्शन की सेटलमेंट में और 12:30 AM या जिसको 0030 आवर्स बोल सकते हैं इस पे ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती हैं और हर आधे घंटे में बैच बनता है और पेमेंट सेटलमेंट की जाती है। अगला है लीगल स्टेटस ऑफ अ नॉमिनी इज दैट ऑफ, जो एक लीगल स्टेटस होगा नॉमिनी का। अगर मैं अपना बैंक अकाउंट खोलती हूँ तो मैं किसी को अपना नॉमिनी डिक्लेयर करती हूँ, तो नॉमिनी का क्या स्टेटस है, क्या वो मेरे वारिस का ट्रस्टी होगा या फिर वो ओनर हो जाएगा उस प्रॉपर्टी का जिसके लिए उसको नॉमिनेट किया गया है, उसको प्रायोरिटी मिलेगी मेरे लीगल एयर से पहले पेमेंट की या फिर बाद में। तो यहाँ पे जो नॉमिनी होता है उसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो सिर्फ एक ट्रस्टी होता है लीगल एयर का, वो वारिस का ट्रस्टी होगा। प्रॉपर्टी अगर मैं लिख के जाती हूँ अपनी विल में कि मेरी प्रॉपर्टी इसको मिलेगी, तो वो पर्सन मेरा लीगल एयर होगा, जो नॉमिनी होगा मेरे अकाउंट को वो सिर्फ ट्रस्टी की तरह काम करेगा। ओके अगला क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस डज नॉट हैव एन इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। देखो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या बोलता है कि आपको अगर कोई लॉस होता है तो आपके लॉस की भरपाई कर दी जाएगी और आपको उसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया जाएगा जो लॉस से पहली थी। मान लो मेरी फैक्ट्री में आग लग जाती है, मैंने फायर इंश्योरेंस करवा रखी है, तो फायर इंश्योरेंस के लिए कंपनी मेरे को प्रीमियम पे करेगी ताकि फायर इंश्योरेंस से मेरे को जो लॉस हुआ है मुझे इंश्योरेंस मिल गई, फायर इंश्योरेंस का मेरे को मुआवजा मिल गया और मैं फिर से उसी पोजीशन में आ जाऊं जो आग लगने से पहले की थी, ताकि मेरे को कोई भी लॉस ना हो। लेकिन क्या लाइफ इंश्योरेंस में ये पॉसिबल है? कार इंश्योरेंस है, कार टूटी फिर से पहले जैसी होगी, आग लगी ठीक करवाया फिर से पहले जैसे होगा, हेल्थ खराब हुई आपने इलाज कराया फिर से पहले जैसे होगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में क्या है, एक बार पर्सन की डेथ हो जाती है आप उसे वापस नहीं ला सकते हो। तो लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जो एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इंडेमनिटी में क्या है, इंश्योरेंस कंपनी आपके डैमेज को रिप्लेस कर देती है कि जैसे पहला था वैसा हो जाएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस ये नहीं कर सकती है। ठीक है आप किसी की लाइफ पे भी वैल्यू नहीं दे सकते हो, तो जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर आपको कोई भी हमें राय देनी है, कोई सजेशन है, कोई हेल्प चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे या फिर इस ईमेल आईडी पे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।